किया जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारे विद्यालय की तरफ से इतनी बड़ी विदाई समारोह के उपलक्ष्य में पार्टी का आयोजन किया गया है। इसके लिए मुझे आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास उचित शब्द नहीं है। फिर भी मैं सबका बहुत ही आभारी हूँ जिन्होंने इतने बड़े आयोजन का रखा मेरे विदाई समारोह में। और मैं ये विद्यालय में लगभग 7,740 दिन काम किया। मैं लगभग 21 बरस से बेसी मैं समय तक यहाँ पर काम किया। मेरे विद्यालय के शिक्षकों के बीच में रह करके मुझे बहुत ही विभिन्न तरह का तजुर्बा हुआ। उनके साथ रह करके हमारे शिक्षक सोचते होंगे कि उनसे मैंने कुछ भी नहीं सीखा, उनसे मैं बहुत कुछ सीखा। और ये ईश्वर का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है कि मुझे इस विद्यालय में इतना दिन काम करने का मौका मिला। मैं अपने तरफ से, अपने परिवार की तरफ से मैं ये विद्यालय का बहुत ऋणी हूँ, ऋणी रहूँगा। मैं कार्यक्रम आयोजित करने वाले लोगों का भी मैं ऋणी हूँ और उनके लिए आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने, हमारे सभी शिक्षकों ने मिलकर के इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, कार्यक्रम का महत्व को समझते हुए, महत्व देते हुए मेरे विदाई के कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए हमारे भूतपूर्व शिक्षक कलकत्ता से, मालदा से और अन्य अन्य जगहों से आए हैं। हमारे जो दोस्त शिक्षक हैं वे लोग भी बहुत दूर दूर से आए हैं। विद्यालय परिवार उनका स्वागत करता है। और ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, विद्यालय के लिए, सभी बच्चों के लिए। मैं बहुत कुछ कहने से पहले अपने विद्यार्थियों के लिए एक दो बात कहूँगा। बच्चे जहाँ भी होंगे वे बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उससे शिक्षा लेंगे। उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, ये मैं आशा करता हूँ। लोग सब समय अपने अभाव का वर्णन करते हैं कि हमारे पास में ये असुविधा है, वो असुविधा है, ये आर्थिक असुविधा है। तो उसी आर्थिक असुविधा के ऊपर मैं दो चार बातें बोल रहा हूँ। हमारे देश में सबसे जो पॉपुलर हैं, जो जिनको सब लोग श्रद्धा करते हैं, प्रेम करते हैं, वे हैं महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। और उनके बाद हमारे देश में ये हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एक हुए अब्दुल कलाम, जिनका नाम सब लोग हुए हैं हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति। लोग कहते हैं कि हमारी ये असुविधा है, इस कारण मैं पढ़ नहीं पाया, इस कारण आगे बढ़ नहीं पाया। तो एक उनका ही प्रसंग मैं यहाँ पर वर्णन कर रहा हूँ बच्चों के लिए। एक बार एनडीए की परीक्षा पास करने के बाद अब्दुल कलाम गए थे देहरादून इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन वे इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुए। और इंटरव्यू में कैसे गए? ऐसा अपने शादीशुदा बहन थी, उनका गहना बिक्री करके गए थे देहरादून। और वे आश्वस्त थे, 200% आश्वस्त थे कि उनको वहाँ पर नौकरी मिल जाएगी, फौज में जाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, बहन का पैसा भी वापस कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तब वे क्या किए? अभी भी एक शिवानंद आश्रम बोल करके है ऋषिकेश में, वहाँ वे अब सोचे कि मैं तो जब नौकरी पाया नहीं तो मेरा जीवन ही बेकार है। तो अपना जीवन नष्ट करने के लिए उद्देश्य से वहाँ एक नदी थी, उसी के आसपास में बार बार घूम रहे थे। तो वहाँ पर स्वामी जी उनको देखे, विचित्र अवस्था में वे घूम रहे थे। तो उनको बुला करके पूछे कि बेटा क्या बात है, तुम इतना परेशान नजर आ रहे हो? तो अब्दुल कलाम जी बोले कि मैं आया था परीक्षा देने के लिए, लेकिन परीक्षा में मैं सफल नहीं हो पाया। से आप इतने बड़े स्वामी हैं, तो आप क्या बता सकते हैं कि मैं क्यों नहीं पास हुआ परीक्षा में? तो वो बोले कि देखो, तुम्हारे लिए कहीं
अच्छा जगह भगवान खोज के रखे हैं, तुम ऐसा मत करो और रात में आश्रम में रहो, खाना खाओ, मैं कल तुम्हारा पैसे की व्यवस्था कर दूंगा, तुम घर चला जाना और अच्छी तरह से पढ़ना और पढ़ करके बड़ा आदमी बनना। तो आज वही अब्दुल कलाम जी देखिए, उनको एक तरफ आने के लिए भाड़ा नहीं था, वे देश में इतने फेमस हुए, विदेश में भी इतने फेमस हुए कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये वैज्ञानिक बने देश के, उनको मिसाइल मैन कहा जाता है। वे देश का सबसे नंबर 1 जो पद है राष्ट्रपति का, उस पद को प्राप्त किए और आजीवन वो तो अविवाहित थे, आप लोग जानते ही हैं, सब लोग जहाँ जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और वे जब वे मरे, उनका मृत्यु हुआ, तो देखा गया कि उनके पास में कुछ भी नहीं है, उनके पास सिर्फ कुछ पुस्तकें थी और वो पार्ट टाइम विश्वविद्यालयों के वे लेक्चरर हुआ करते थे। तो उनका प्रोटोकॉल के अनुसार उनके पास में कैप्टन यूनिफॉर्म था और जब भी कोई राष्ट्रपति से मिलने के लिए उनके सगे संबंधी जाते थे, वे चाहते तो सरकारी खर्च पर उनको घुमाते फिराते और सब खर्च करते गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन मैं उनके पुस्तकों में पढ़ा हूँ कि नहीं, वे अपने पैसे से सारा खर्च वहन करते थे। तो वे हमारे नज़र में, मैं आशा करता हूँ आप लोग के नज़र में भी, ये भूतपूर्व राष्ट्रपति महात्मा गांधी के बाद वही सबसे फेमस आदमी हैं जिनको हर लोग जाति धर्म संस्था और क्षेत्रवाद छोड़ करके सब लोग उनका आदर करते हैं। बच्चे आज क्या है, विभिन्न तरह का लक्ष्य रखते हैं, इस तरह का लक्ष्य नहीं रखना होगा। एक प्रसंग आया है कि अर्जुन से पूछा गया कि आप क्या देख रहे हैं। द्रोणाचार्य जब पूछे हैं तो वो बोल रहे हैं कि सिर्फ मछली की आंख में देख रहा हूँ, और अन्य लोग क्या बोल रहे हैं कि मैं बहुत कुछ देख रहा हूँ, इनको देख रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ। तो उनकी एकाग्रता को ध्यान में रखते हुए द्रोणाचार्य अपने पुत्र से भी बेसी उनको सम्मान देते थे। और हमारे विद्यालय के बच्चे हमेशा एक अपना बड़ा लक्ष्य रखिए बड़ा, छोटा लक्ष्य नहीं रखना है। छोटा लक्ष्य रखना अपने आप के प्रति एक क्राइम है, एक अपराध है। हम छोटा क्यों सोचेंगे, हमेशा बड़ा सोच रखेंगे। और ये विद्यालय से पढ़ करके बच्चे बड़े बड़े पदों पर गए हैं, गजेटेड ऑफिसर हुए हैं, कोई प्रोफेसर बना है, कोई लेक्चरर बना है, कोई यहीं आसपास के हमारे विद्यालय के छात्र, ये ITI विद्यालय है वहाँ का बच्चा प्रिंसिपल है। अभी कुछ देर आगे इस कार्यक्रम में भौमिक जी बहुत कुछ चीज़ बोले हैं, बहुत ही रिमार्केबल अपने भाषण में बातें बोले हैं, उनके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और व्यस्ततम जीवन के बीच में व्यस्त रहते हुए हमारे साथी दोस्त, शिक्षक शिक्षिकाएं और अन्य विभाग के लोग यहाँ पर समय निकाल करके आए मेरे कार्यक्रम का साक्षी बनने के लिए, उनको मैं अपने विद्यालय परिवार की तरफ से उनका मैं बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और वे ये कार्यक्रम में उपस्थित हुए। जो लोग 15 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले चले गए हैं, आज उनसे मिल करके लगता नहीं है कि वे कहीं अन्यत्र चले गए हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है। जो चेहरा पहले था, जो मुस्कान थी, जो उनका हाव भाव था, जो मिलने का तौर तरीका था, माने नथिंग हैज बीन चेंज किया। तो दिस इज ए वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे इस कार्यक्रम के स्वागत समारोह में ये विदाई का जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें वो शामिल हुए हैं। और मैं अपने विद्यालय के सभी छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने सभी कॉलीग का जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, विद्यालय के प्रति उनका डेडिकेशन जिस तरह से था, जिस तरह से है, उस तरह से बना रहे।
ये विद्यालय में मेरे आने से पहले भी कोई हेडमास्टर हुआ करता था। कुछ दिन के लिए मैं भी यहाँ पर था और उस पद पर आने वाले दिनों में भी कोई और आकर के बैठेगा। और मुझे मेरा ये आखिरी दिन है, दुख लग रहा होगा हमारे शिक्षकों को भी, मुझको भी, लेकिन ये एक दिन न एक दिन समय तो सबका आएगा जिसमें विद्यालय से विदा लेना ही पड़ेगा। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं पुनः अपने छात्र छात्राओं के मंगल भविष्य की, अपने साथी दोस्तों की मंगलमय के लिए कामना करते हुए मैं अपना छोटे भाषण को विराम देता हूँ। बहुत बहुत कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए सबको धन्यवाद। जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया उनका मैं किस तरह से आभार प्रकट करूं, मेरे पास उपयुक्त शब्द नहीं है। हमारे जो सभी दोस्त लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं ये कार्यक्रम का आयोजन का हिस्सा बनने के लिए, उनको भी मैं अपने अंतःकरण से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपना छोटा वक्तव्य यहीं पर समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, और सब लोग सुखी रहें, सबका जीवन मंगलमय हो, यही कामना मैं करता हूं। धन्यवाद। চলছে মাসমশাই প্রতি বছরের মতো আমরা এর আগের বারও ৭২ বছরের যে স্বাধীনতার যে ৭২ বছরের উৎসব শুরু হয়েছিল তার প্রস্তুতিতে আমরা খুব সুন্দরভাবে করেছিলাম। আমাদের স্কুলের ভিতরে একটা সুন্দর অনুষ্ঠান হয়েছিল। তারপরে আমরা প্রভাত ফেরি এই অঞ্চলের বিশাল অঞ্চল জুড়ে, আরাপুর কোতোয়ালি জুড়ে আমরা প্রভাত ফেরি করেছিলাম, বর্ণাঢ্য প্রভাত ফেরি। সেখানে যেমন বিভিন্ন ছাত্ররা বিভিন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে এসেছিল। সেখানে বিভিন্ন পতাকার রঙের যে রং, সেই রঙের পোশাকে আমরা সবাই সজ্জিত হয়েছিলাম। হ্যাঁ, আমাদের প্রচুর ফ্ল্যাগ, সেখানে আমাদের জাতীয় পতাকার একটা বিশাল একটা ঢল ছিল। হ্যাঁ, এবং তার সাথে আমরা সেখানে আমাদের গাড়িতে করে বাচ্চারা, আমাদের ছেলেমেয়েরা তারা কী করেছিল না, ওই স্বাধীনতার যে গান, আমাদের দেশাত্মবোধক যে গান, সেই গান তারা গেয়েছিল। তার সাথে আর তারা বিভিন্ন জায়গায় নাচও প্রদর্শন করেছিল। হ্যাঁ, এইবার আমরা ঠিক অতটা আমরা যেহেতু এটা সমাপ্তি অনুষ্ঠান, সেখানে আমরা ঠিক একই রকমভাবে প্রভাত ফেরির আয়োজনটাও করেছি। সেখানে ছাত্ররা সবাই সুন্দরভাবে সুসজ্জিত হবে, আমরা একটা প্রভাত ফেরি করবো কালকে সকালবেলা। এবং তার সাথে বিদ্যালয়ের ভিতরে আমাদের দেশাত্মবোধক গানের উপর কতগুলো নাচ হবে, তার সাথে আবৃত্তি, তার সাথে বক্তব্য এবং গান, এই সব কিছু মিলে আমাদের প্রস্তুতি আজকে আমরা শুরু করে দিয়েছি। আমরা এই বাচ্চারা সবাই অংশগ্রহণ করছি। আমরা এখন আমাদের তিরঙ্গা দিয়ে আমাদের গোটা বিদ্যালয়কে সুসজ্জিত করার চেষ্টা করছি। এর সাথে সাথেই একই রকমভাবে আমরা কালকের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিও আমরা শুরু করছি। ভালো যত আসবে, যেমন আলো আসবে অন্ধকার থাকতে পারে না, মানে ভালো যত আসবে খারাপগুলো, অশ্লীলতাগুলো দূর হবে। এইটা যদি কোথাও না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে সেই শিক্ষা ভ্যালু সেই সমাজে নেই। ফলে আমরা চেষ্টা করতে হবে যে যত শিক্ষার হার বাড়বে, যত শিক্ষিত বাড়বে, তত যেন সমাজের খারাপগুলো, অশ্লীলতাগুলো, বদনামগুলো কমতে থাকে। অপরদিকে যেটা গুণগত শিক্ষার কথা আছে, অর্থাৎ কোয়ালিটি এডুকেশন। কোয়ালিটি এডুকেশন কি করে সমাজের কোয়ালিটিটাকে বাড়িয়ে দেয়, উপরে তুলে দেয়, যে এই সমাজের মানদণ্ড এতটুকু ছিল, এতটুকু। যেমন বলা হয় যে নিচে এত ছাত্রছাত্রী, এই ১০০ বা ৫০ বা ২০০ ছাত্রছাত্রী চান্স পেয়েছে এলাকা থেকে, তাহলে এই এলাকায় গুণগত শিক্ষার মান বেড়েছে। এই এলাকায় এতটি চাকরি হলো স্কুলে বা কলেজে, তাহলে গুণগত মান বেড়েছে। এই এলাকার ছেলেমেয়েরা এই ইউনিভার্সিটিতে স্ট্যান্ড করলো বা অল ইন্ডিয়া বা মেজার করা হয়, তাতে কি হয় সমাজের কোয়ালিটিও চেঞ্জ হয়ে যায়। আমরা যেগুলো দেখতে পাই মানে ব্যক্তি জীবন হয়তো সমাজ জীবনে কিন্তু পরিবর্তন করতে পারি। যে ছাত্রছাত্রীরা আজকে হয়তো মেডিকেলে সফল হয়েছে, কালকে তারা ডাক্তার হয়ে আসবে। যারা গত বছরগুলোতে সফল হয়েছিল তারা হয়তো আরো তাড়াতাড়ি ডাক্তার হয়ে বেরিয়ে আসবে। এই ডাক্তার হয়ে বেরিয়ে আসার পরে, এমবিবিএস করার পরে তাদের টার্গেট থাকে যে আমরা পিজি করব, অনেক বেশিরভাগ। সেটা একটা টাফ কন্টেস্ট থাকে, সেখানেও
তাদের কম্পিটিশন দিয়ে আবার জয়ী হতে হবে। এবং সেই লড়াইটাই হচ্ছে আরো একটা বড় লড়াই। আমরা আশা করব ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে তারা একদিকে যেমন প্রফেশনাল লাইনে এগিয়ে যাবে, সাথে সাথে মোরাল ভ্যালুটাও তারা বজায় রাখবে এবং বাড়াবে। মোরাল ভ্যালু বা মোরাল এডুকেশন আমরা যেটা বুঝি, এটা ভ্যালু এডুকেশন। তাতে যে অনেক অফিসার হলো, ডাক্তার হলো, মাস্টার হলো, প্রফেসর হলো, কিন্তু তার মোরাল ক্যারেক্টার ভালো হলো না, তাহলে সমাজকে বেশি সুবিধে দিতে পারে না বা সমাজ তার কাছ থেকে বেশি অনুপ্রাণিত হতে পারে না। যখন তাকে মানুষ যে হ্যাঁ এই ডাক্তার হয়েছে বা এই প্রফেসর হয়েছে বা এই অফিসার হয়েছে অথর্য হয়, এবং সেটাই কাম্য সমাজের উদ্দেশ্যে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই প্রাইভেট স্কুলগুলো বা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানগুলো যে সার্ভিসটা দিচ্ছে সেটাই মূলত এই দক্ষিণ মালদা অর্থাৎ কালিয়াচকের এই তিনটা ব্লককে একটা জায়গায় নিয়ে গেছে মানে বলতে গেলে একটা এডুকেশন হাব এর মতো হয়ে গেছে। আগে আমরা দেখেছি, আগে মানে আমরা যখন ছাত্র ছিলাম সেই সময় দেখেছি যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেশি ছিল কিন্তু উত্তর মালদায়, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানও তাই ছিল। মালদা কলেজের পরে শামসি কলেজ হয়েছিল, কাজল কলেজ হয়েছিল, অর্থাৎ শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন ব্যক্তিদের সংখ্যা ওই দিকে বেশি ছিল। ওরা শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল, শিক্ষার হার বাড়ছিল, উচ্চশিক্ষাও সেই দিকে বাড়ছিল। পরবর্তীতে এইখানে কিন্তু কলেজ হয়েছে অনেক পরে। এবারে এই প্রাইভেট স্কুলগুলো যে কন্ট্রিবিউশনটা দিচ্ছে তাতে কি হচ্ছে, मालदा शुद्ध नয়, मालदार বাইরে জেলাগুলো থেকে आयोजित किया जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारे विद्यालय की तरफ से इतनी बड़ी विदाई समारोह के उपलक्ष्य में पार्टी का आयोजन किया गया है। इसके लिए मुझे आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास उचित शब्द नहीं है, फिर भी मैं सबका बहुत ही आभारी हूँ जिन्होंने इतने बड़े आयोजन का रखा मेरे विदाई समारोह में। और मैं ये विद्यालय में लगभग 7,740 दिन काम किया। मैं लगभग 21 बरस से बेसी मैं समय तक यहाँ पर काम किया। मेरे विद्यालय के शिक्षकों के बीच में रह करके मुझे बहुत ही विभिन्न तरह का तजुर्बा हुआ। उनके साथ रह करके हमारे शिक्षक सोचते होंगे कि उनसे मैंने कुछ भी नहीं सीखा, उनसे मैं बहुत कुछ सीखा। और ये ईश्वर का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है कि मुझे इस विद्यालय में इतना दिन काम करने का मौका मिला। मैं अपने तरफ से, अपने परिवार की तरफ से मैं ये विद्यालय का बहुत ऋणी हूँ, ऋणी रहूँगा। मैं कार्यक्रम आयोजित करने वाले लोगों का भी मैं ऋणी हूँ और उनके लिए आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने हमारे सभी शिक्षकों ने मिलकर के इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, कार्यक्रम का महत्व को समझते हुए, महत्व देते हुए मेरे विदाई के कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए हमारे भूतपूर्व शिक्षक कलकत्ता से, मालदा से और अन्य जगहों से आए हैं। हमारे जो दोस्त शिक्षक हैं वे लोग भी बहुत दूर दूर से आए हैं। विद्यालय परिवार उनका स्वागत करता है। और ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, विद्यालय के लिए, सभी बच्चों के लिए। मैं बहुत कुछ कहने से पहले अपने विद्यार्थियों के लिए एक दो बात कहूँगा। बच्चे जहाँ भी होंगे वे बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उससे शिक्षा लेंगे, उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, ये मैं आशा करता हूँ। लोग सब समय अपने अभाव का
वर्णन करते हैं कि हमारे पास में ये असुविधा है, वो असुविधा है, ये आर्थिक असुविधा है, तो उसी आर्थिक असुविधा के ऊपर मैं दो चार बातें बोल रहा हूँ। हमारे देश में सबसे जो पॉपुलर हैं, जो जिनको सब लोग श्रद्धा करते हैं, प्रेम करते हैं, वे हैं महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। और उनके बाद हमारे देश में ये हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एक हुए अब्दुल कलाम, जिनका नाम सब लोग वे हैं हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति। लोग कहते हैं कि हमारी ये असुविधा है, इस कारण मैं पढ़ नहीं पाया, इस कारण आगे बढ़ नहीं पाया। तो एक उनका ही प्रसंग मैं यहाँ पर वर्णन कर रहा हूँ बच्चों के लिए। एक बार एनडीए की परीक्षा पास करने के बाद अब्दुल कलाम गए थे देहरादून इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन वे इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुए। और इंटरव्यू में कैसे गए? ऐसा अपने शादीशुदा बहन थी, उनका गहना बिक्री करके गए थे देहरादून, और वे आश्वस्त थे, 200% आश्वस्त थे कि उनको वहां पर नौकरी मिल जाएगी, फौज में जाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, बहन का पैसा भी वापस कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तब वे क्या किए? अभी भी एक शिवानंद आश्रम बोल करके है ऋषिकेश में, वहाँ वे अब सोचे कि मैं तो जब नौकरी पाया नहीं तो मेरा जीवन ही बेकार है, तो अपना जीवन नष्ट करने के लिए उद्देश्य से वहाँ एक नदी थी, उसी के आसपास में बार बार घूम रहे थे। तो वहाँ पर स्वामी जी उनको देखे, विचित्र अवस्था में वे घूम रहे थे। तो उनको बुला करके पूछे कि बेटा क्या बात है, तुम इतना परेशान नजर आ रहे हो? तो अब्दुल कलाम जी बोले कि मैं आया था परीक्षा देने के लिए, लेकिन परीक्षा में मैं सफल नहीं हो पाया। से आप इतने बड़े स्वामी हैं, तो आप क्या बता सकते हैं कि मैं क्यों नहीं पास हुआ परीक्षा में? तो वो बोले कि देखो, तुम्हारे लिए कहीं अच्छा जगह भगवान खोज के रखे हैं, तुम ऐसा मत करो और रात में आश्रम में रहो, खाना खाओ, मैं कल तुम्हारा पैसे की व्यवस्था कर दूंगा, तुम घर चला जाना और अच्छी तरह से पढ़ना और पढ़ करके बड़ा आदमी बनना। तो आज वही अब्दुल कलाम जी देखिए, उनको एक तरफ आने के लिए भाड़ा नहीं था, वे देश में इतने फेमस हुए, विदेश में भी इतने फेमस हुए कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये वैज्ञानिक बने देश के, उनको मिसाइल मैन कहा जाता है। वे देश का सबसे नंबर 1 जो पद है राष्ट्रपति का, उस पद को प्राप्त किए और आजीवन वो तो अविवाहित थे, आप लोग जानते हैं, सब लोग जहाँ जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और वे जब वे मरे, उनका मृत्यु हुआ, तो देखा गया कि उनके पास में कुछ भी नहीं है। उनके पास सिर्फ कुछ पुस्तकें थी और वो पार्ट टाइम विश्वविद्यालयों के वे लेक्चरर हुआ करते थे। तो उनका प्रोटोकॉल के अनुसार उनके पास में कैप्टन यूनिफॉर्म था, और जब भी कोई राष्ट्रपति से मिलने के लिए उनके सगे संबंधी जाते थे, वे चाहते तो सरकारी खर्च पर उनको घुमाते फिराते और सब खर्च करते गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन मैं उनके पुस्तकों में पढ़ा हूँ कि नहीं, वे अपने पैसे से सारा खर्च वहन करते थे। तो वे हमारे नज़र में, मैं आशा करता हूँ आप लोग के नज़र में भी, ये भूतपूर्व राष्ट्रपति महात्मा गांधी के बाद वही सबसे फेमस आदमी हैं जिनको हर लोग जाति, धर्म, संस्था और क्षेत्रवाद छोड़ करके सब लोग उनका आदर करते हैं। बच्चे आज क्या है, विभिन्न तरह का लक्ष्य रखते हैं, इस तरह का लक्ष्य नहीं रखना होगा। एक प्रसंग आया है कि अर्जुन से पूछा गया कि आप क्या देख रहे हैं? द्रोणाचार्य जब पूछे हैं तो वो बोल रहे हैं कि सिर्फ मछली की आंख में देख रहा हूँ। और अन्य लोग क्या बोल रहे हैं कि मैं बहुत कुछ देख रहा हूँ, इनको देख रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ। तो उनकी एकाग्रता को ध्यान में रखते हुए द्रोणाचार्य अपने पुत्र से भी बेसी उनको सम्मान देते थे। और हमारे विद्यालय के बच्चे हमेशा एक अपना बड़ा लक्ष्य रखिए,
लक्ष्य रखिए बड़ा, छोटा लक्ष्य नहीं रखना है। छोटा लक्ष्य रखना अपने आप के प्रति एक क्राइम है, एक अपराध है। हम छोटा क्यों सोचेंगे, हमेशा बड़ा सोच रखेंगे। और ये विद्यालय से पढ़ करके बच्चे बड़े बड़े पदों पर गए हैं, गजटेड ऑफिसर हुए हैं, कोई प्रोफेसर बना है, कोई लेक्चरर बना है, कोई यही आसपास के हमारे विद्यालय के छात्र, ये ITI विद्यालय है वहाँ का बच्चा प्रिंसिपल है। अभी कुछ देर आगे इस कार्यक्रम में भौमिक जी बहुत कुछ चीज़ बोले हैं, बहुत ही रिमार्केबल अपने भाषण में बातें बोले हैं, उनके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और व्यस्ततम जीवन के बीच में व्यस्त रहते हुए हमारे साथी दोस्त, शिक्षक शिक्षिकाएं और अन्य विभाग के लोग यहाँ पर समय निकाल करके आए मेरे कार्यक्रम का साक्षी बनने के लिए, उनको मैं अपने विद्यालय परिवार की तरफ से उनका मैं बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और वे ये कार्यक्रम में उपस्थित हुए। जो लोग 15 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले चले गए हैं, आज उनसे मिल करके लगता नहीं है कि वे कहीं अन्यत्र चले गए हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है। जो चेहरा पहले था, जो मुस्कान थी, जो उनका हाव भाव था, जो मिलने का तौर तरीका था, माने नथिंग हैज बीन चेंज देयर। तो दिस इज ए वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे इस कार्यक्रम के स्वागत समारोह में ये विदाई का जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें वे लोग शामिल हुए हैं। और मैं अपने विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने सभी कॉलीग का जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, विद्यालय के प्रति उनका डेडिकेशन जिस तरह से था, जिस तरह से है, उस तरह से बना रहे। ये विद्यालय में मेरे आने से पहले भी कोई हेडमास्टर हुआ करता था, कुछ दिन के लिए मैं भी यहाँ पर था और उस पद पर आने वाले दिनों में भी कोई और आकर के बैठेगा। और मुझे मेरा ये आखिरी दिन है, दुख लग रहा होगा हमारे शिक्षकों को भी, मुझको भी, लेकिन ये एक दिन न एक दिन समय तो सबका आएगा जिसमें विद्यालय से विदा लेना ही पड़ेगा। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं पुनः अपने छात्र छात्राओं के मंगल भविष्य की, अपने साथी दोस्तों की मंगलमय के लिए कामना करते हुए मैं अपना छोटे भाषण को विराम देता हूँ। बहुत बहुत कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए सबको धन्यवाद। जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया उनका मैं किस तरह से आभार प्रकट करूं, मेरे पास उपयुक्त शब्द नहीं है। हमारे जो साथी दोस्त लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं ये कार्यक्रम का आयोजन का हिस्सा बनने के लिए, उनको भी मैं अपने अंतःकरण से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपना छोटा वक्तव्य पर समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, और सब लोग सुखी रहें, सबका जीवन मंगलमय हो, यही कामना मैं करता हूं। धन्यवाद। যে ভালো যত আসবে, যেমন আলো আসবে অন্ধকার থাকতে পারে না, মানে ভালো যত আসবে খারাপগুলো অশ্লীলতাগুলো দূর হবে। এইটা যদি কোথাও না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে সেই শিক্ষা ভ্যালু সেই সমাজে নেই। ফলে আমরা চেষ্টা করতে হবে যে যত শিক্ষার হার বাড়বে, যত শিক্ষিত বাড়বে, তত যেন সমাজের খারাপগুলো, অশ্লীলতাগুলো, বদনামগুলো কমতে থাকে। অপরদিকে যেটা গুণগত শিক্ষার কথা আছে, অর্থাৎ কোয়ালিটি এডুকেশন। কোয়ালিটি এডুকেশন কি করে সমাজের কোয়ালিটিটাকে বাড়িয়ে দেয়, উপরে তুলে দেয়, যে এই সমাজের মানদণ্ড এতটুকু ছিল, এতটুকু। যেমন বলা হয় যে নিচে এত ছাত্রছাত্রী, এই 100 বা 50 বা 200 ছাত্রছাত্রী চান্স পেয়েছে এলাকা থেকে, তাহলে এই এলাকায় গুণগত শিক্ষার মান বেড়েছে। এই এলাকায় এতটি চাকরি হলো স্কুলে বা কলেজে, তাহলে গুণগত মান বেড়েছে। এই এলাকার ছেলেমেয়েরা এই ইউনিভার্সিটিতে স্ট্যান্ড করলো বা অল ইন্ডিয়া বা মেজর করা হয়, তাতে কি হয় সমাজের কোয়ালিটি চেঞ্জ হয়ে যায়।
হয় মানে ব্যক্তি জীবন হয়তো আমাদের সমাজ জীবনে কিন্তু পরিবর্তন করতে পারে। যে ছাত্রছাত্রীরা আজকে হয়তো মেডিকেলে সফল হয়েছে, কালকে তারা ডাক্তার হয়ে আসবে। যারা গত বছরগুলোতে সফল হয়েছিল তারা হয়তো আরো তাড়াতাড়ি ডাক্তার হয়ে বেরিয়ে আসবে। এই ডাক্তার হয়ে বেরিয়ে আসার পরে, এমবিবিএস করার পরে তাদের টার্গেট থাকে না আমরা পিজি করব, অনেক বেশিরভাগ। সেটা একটা টাফ কন্টেস্ট থাকে, সেখানেও তাদের কম্পিটিশন দিয়ে আবার জয়ী হতে হবে। এবং সেই লড়াইটাই হচ্ছে আরো একটা বড় লড়াই। আমরা আশা করব ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে তারা একদিকে যেমন প্রফেশনাল লাইনে এগিয়ে যাবে, সাথে সাথে মোরাল ভ্যালুটাও তারা বজায় রাখবে এবং বাড়াবে। মোরাল ভ্যালু বা মোরাল এডুকেশন আমরা যেটা বুঝি, এটা ভ্যালু এডুকেশন। তাতে যে অনেক অফিসার হলো, ডাক্তার হলো, মাস্টার হলো, অফিসার হলো, কিন্তু তার মোরাল ক্যারেক্টার ভালো হলো না, তাহলে সমাজকে বেশি সুযোগ দিতে পারে না বা সমাজ তার কাছ থেকে বেশি অনুপ্রাণিত হতে পারে না। যখন তাকে মানুষ যে হ্যাঁ এ ডাক্তার হয়েছে বা এ প্রফেসর হয়েছে বা এ অফিসার হয়েছে, অথচ এবং সেটাই কাম্য সমাজের উদ্দেশ্যে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই প্রাইভেট স্কুলগুলো বা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানগুলো যে সার্ভিসটা দিচ্ছে সেটাই মূলত এই দক্ষিণ মালদা অর্থাৎ কালিয়াচকের এই তিনটা ব্লককে একটা জায়গায় নিয়ে গেছে মানে বলতে গেলে একটা এডুকেশন হাব এর মতো হয়ে গেছে। আগে আমরা দেখেছি, আগে মানে আমরা যখন ছাত্র ছিলাম সেই সময় দেখেছি যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেশি ছিল কিন্তু উত্তর মালদায়, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও তাই ছিল। মালদা কলেজের পরে শামসি কলেজ হয়েছিল, চাঁদল কলেজ হয়েছিল, অর্থাৎ শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন ব্যক্তিদের সংখ্যা ওই দিকে বেশি ছিল। ওরা শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল, শিক্ষার হার বাড়ছিল, উচ্চ শিক্ষাও সেদিকে বাড়ছিল। পরবর্তীতে এইখানে কিন্তু কলেজ হয়েছে অনেক পরে। এবারে এই প্রাইভেট স্কুলগুলো যে কন্ট্রিবিউশনটা দিচ্ছে তাতে কি হচ্ছে, মালদা শুধু নয়, মালদার বাইরে জেলাগুলো থেকে